So hello students, once again I am Akram. I welcome you all at your own study point, that is Life Science Academy. तब तक हम लोगों ने इकोलॉजी के पार्ट 3 देख चुके हैं और अब पार्ट 4 हम लोग देखते हैं। तो आज के जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से काफी आते हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ट्रांसफर एफिशिएंसीज ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की जो ट्रांसफर एफिशिएंसीज होती हैं इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने पिछली बार जो देखा था टॉपिक लेवल्स, उसके बारे में फिर से हम थोड़ा सा रिवीजन कर लें क्योंकि ये चीज हमको यहाँ पर काम आने वाली है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर हमने जो कंज्यूमर लेवल्स है और टॉपिक लेवल्स है ये हमने शो किया है। तो ये हमारा फिर से जो है प्रोड्यूसर्स है जो कि फर्स्ट टॉपिक लेवल पे है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर जो कि सेकेंड टॉपिक लेवल पे है, थर्ड कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड टॉपिक लेवल पे, और टर्सरी कंज्यूमर जो कि फोर्थ टॉपिक लेवल पे। अब यहाँ पर n की बात आती है और n-1 की बात आती है एफिशिएंसीज में। तो n क्या होगा, जब भी हम देखेंगे प्रोड्यूसर से एक लेवल ऊपर जो होगा, जो भी हर्बीवोर्स होंगे या कोई अदर एनिमल होंगे, हम उसको हमेशा n मानेंगे। इसका फायदा ये है जब भी हम n मानेंगे तो n के ऊपर भी एक लेवल है और n के नीचे भी एक लेवल है, तो हम चीजों को मैचअप कर पाएंगे, देख पाएंगे कि कौन सी चीजें ऊपर लेवल पे हो रही हैं, कौन सी चीजें नीचे लेवल पे हो रही हैं। तो n और n-1 और n+1 ये लेवल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ट्रांसफर एफिशिएंसीज ऑफ इकोसिस्टम। तो पहला है कंजम्पशन एफिशिएंसी। तो कंजम्पशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय एनर्जी अवेलेबल। देखिए यहाँ पर दिख रहा है Pn-1। तो पिछले डायग्राम में हमने जब देखा तो यहाँ पर n-1, P मतलब प्रोड्यूसर्स। तो ये जो प्रोड्यूसर्स है उसने जितना एनर्जी अपना बनाया था, बनाने के बाद उसमें से कुछ चीजें रेस्पिरेशन में यूज की और लास्ट में उनके पास जो बचा है उसको हम कहेंगे n-1। तो ये n-1 पे लेवल जो प्रोडक्शन है हमका बचा हुआ जो हमको लेना है। फिर आप देखेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, कितनी एनर्जी उसने ली और किससे ली, प्लांट के पास में जो n-1 लेवल पे बची हुई थी। द प्रोपोर्शन ऑफ अवेलेबल बायोमास दैट इज इंजेस्टेड बाय कंज्यूमर। किसी भी कंज्यूमर के द्वारा जो है बायोमास जो किसके पास अवेलेबल था, प्लांट्स के पास में, वो कंज्यूम करता है, इसको हम कहेंगे कंजम्पशन एफिशिएंसी। तो IN मींस इंजेशन और P-n-1 एनर्जी अवेलेबल एट प्रोड्यूसर्स लेवल। अब यहाँ पर कंजम्पशन एफिशिएंसी, herbivore has less consumption as plant consumption efficiency as plant contain indigestible tissue। तो herbivore जो एनिमल्स होते हैं इनका कंजम्पशन एफिशिएंसी कम आता है क्योंकि प्लांट के पास हम बात करें तो फ्लोएम, जाइलम, मैकेनिकल टिश्यू होते हैं और ये इनडाइजेस्टेबल होते हैं। तो जितना मैटर वो इनटेक कर रहे हैं प्लांट का, कंप्लीट जो मैटर है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए। इसी वजह से इनका जो कंजम्पशन एफिशिएंसी का लेवल है, एनर्जी का जो रेशियो है वो कम आता है as compared to carnivore। नेक्स्ट है एसिमिलेशन एफिशिएंसी। इसमें हम बात करेंगे तो एनर्जी एसिमिलेटेड डिवाइडेड बाय एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। कितनी एनर्जी उसने एसिमिलेट की थी, डिवाइड करेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब। जैसे कि AN मींस एसिमिलेशन गट में जो हुआ है और IN मतलब फूड इंजेस्टेड, कितना फूड उसने लिया था। अब ये रेशियो में कंफ्यूजन आता है, हम कैसे निकालेंगे। कभी भी अगर कंफ्यूजन आए तो आप लोग अपने 10th या 12th के मार्क्स को याद कीजिए, उसमें आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे डिवाइडेड बाय कितने मार्क्स के टोटल पेपर हुए थे। सपोज 500 और 600 जो भी हमारा एग्जाम हुआ था, और आउट ऑफ 500 और 600 कितने हमने गेन किए। तो ये रेशियो हमको निकालने में हमेशा आसान रहेगा और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कुछ खास फीचर्स यहाँ पर दिए रहते हैं, जो फैक्ट्स जो निकाले गए हैं। हर्बीवोर एंड डेट्रीवोर 20 to 50% has less assimilation efficiency as compared to carnivore। यहाँ पर बताया कि हर्बीवोर और डेट्रीवोर जो होता है इनका एसिमिलेशन एफिशिएंसी कम होता है। तो सेम रीजन है, प्लांट के पास में इंडाइजेस्टेबल टिश्यू होगा और सेम डेट्रियस साइकिल जो होगा, सपोज हम किसी एनिमल की बात करते हैं तो डेट्रियस साइकिल जो बैक्टीरिया फंजाई डिग्रेड करेंगे वो क्या आएगा, जितने भी एनिमल्स के डेड मैटर्स रहेंगे, खासकर उसके हेयर्स हैं, उसकी बोन्स हैं, तो जो डाइजेस्ट नहीं किए जा सकते आसानी से, वो क्या हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी को कम कर देगा। इसीलिए कार्निवोर जो है, जो कि फ्लैश ईटिंग है, उनका जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम हर्बीवोर एसिमिलेशन एफिशिएंसी इज मोर देन हर्बीवोर एफिशिएंसी ऑफ टेरेस्ट्रियल। इस स्टेटमेंट में कंपेयर कर रहा है एक्वेटिक इकोसिस्टम का एसिमिलेशन एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल। तो यहाँ पर एक्वेटिक के बारे में ज्यादा बताया है। क्यों बताया है, कारण उसका यही है कि एक्वेटिक एनिमल्स में जो इनडाइजेस्टेबल टिश्यू होते हैं उनकी क्वांटिटी कम होती है, और क्वांटिटी कम होने की वजह से ही वो आसानी से कंप्लीटली डाइजेस्ट होंगे और एसिमिलेट होंगे। जबकि टेरेस्ट्रियल की बात करेंगे तो टेरेस्ट्रियल में फिर से मैकेनिकल टिश्यू आएगा और वो एसिमिलेशन को कम कर देता है।
नेक्स्ट प्रोडक्शन एफिशिएंसी, कुछ टर्म्स में इसको इकोलॉजिकल एफिशिएंसी भी शो किया गया है। इसका रेशो है Pn, कितना प्रोडक्शन हुआ, डिवाइडेड बाय एनर्जी एसिमुलेटेड, कितनी एनर्जी एसिमुलेट की गई थी। तो यहाँ भी कुछ फैक्ट दिए गए हैं। इनवर्टिब्रेट हैव हायर प्रोडक्शन एफिशिएंसी। इनवर्टिब्रेट जो एनिमल्स होते हैं इनके पास में सिस्टम उतना डेवलप नहीं होता है। इसी की वजह से क्या होगा, इनका रेस्पिरेशन जो होता है वो उसमें हीट लॉस कम होता है, और हीट लॉस कम होने की वजह से ही यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो अपना टेम्परेचर है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर से लाइट या टेम्परेचर लेंगे और अपने टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, तो इनको एनर्जी लॉस कम करनी पड़ती है। जबकि वर्टिब्रेट की बात करेंगे तो इनका सिस्टम है कम्प्लीटली डेवलप रहता है, और मोस्टली वर्टिब्रेट जो होते हैं वो हमारे होम्योथर्म्स में आएंगे, तो जो अपना टेम्परेचर खुद से ही मेंटेन करते हैं। तो रेस्पिरेशन के फॉर्म में हीट जनरेट करना होगा, और इससे एनर्जी का काफी इनको लॉस होता है, इसी वजह से इनका प्रोडक्शन एफिशिएंसी कम आएगा। फिर एक्टोथर्म्स हैव हायर प्रोडक्शन एफिशिएंसी। सेम चीज जो बताया कि एक्टोथर्म्स डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे, लाइट पे या फिर सनलाइट पे, अदर फैक्टर्स पे, जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं इससे। और एंडोथर्म्स की बात करते हैं तो केवल क्या है, कंप्लीटली रेस्पिरेशन के थ्रू मेटाबॉलिक हीट जनरेट करेंगे और उससे ही बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा, तो इससे बहुत अमाउंट में एनर्जी लॉस्टेज होता है। इसी की वजह से प्रोडक्शन जो होता है ओवरऑल कम हो पाता है इनका। तीसरा पॉइंट, हर्बियोर हैव हायर प्रोडक्शन एफिशिएंसी बट लोअर एसिमुलेशन। हर्बियोर जो होते हैं प्रोडक्शन में काफी अच्छा होता है, लेकिन एसिमुलेट कम कर पाते हैं, क्योंकि वही है हर्बियोर एसिमुलेशन करेंगे किसका, प्लांट्स को हीट अप करेंगे, और प्लांट्स में क्या होगा, इनडाइजेस्टेबल टिश्यू, इसी की वजह से एसिमुलेशन कम होगा। लेकिन जितना भी एसिमुलेट हो पाएगा उससे वो ज्यादा मात्रा में चीजें प्रोड्यूस कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, एंडोथर्म्स हैव हाई डाइजेस्टिव एफिशिएंसी। एसिमुलेशन डिवाइड बाय कंजम्पशन का रेशियो जो इनका हाई रहेगा, मींस कंजम्पशन ये कम करेंगे और एसिमुलेट ज्यादा करेंगे। जबकि एक्टोथर्म्स की बात करेंगे तो इनका प्रोडक्शन जो होगा है ना, एक्टोथर्म्स हैव लो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, प्रोडक्शन अपॉन कंजम्पशन का रेशियो जो क्या रहेगा इनका कम रहता है। नेक्स्ट, बायो जियोकेमिकल साइकिल। हम जितने भी मैटर नेचर से लेते हैं किसी न किसी साइकिल के थ्रू वापस वो नेचर में जाता है, तो इसको हम बायो जियोकेमिकल साइकिलिंग कहते हैं। तो दो टाइप के साइकिल्स होते हैं, एक गैसियस साइकिल और एक सेडिमेंट्री साइकिल। तो गैसियस साइकिल जो होता है उसमें कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल जो हम अपने स्कूल कॉलेज के टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, और सेडिमेंट्री साइकिल जिसमें कि फास्फोरस, सल्फर और आयोडीन आते हैं। तो बात करते हैं कार्बन साइकिल की। जैसे हम जानते हैं कि डिफरेंट सोर्स से रेस्पिरेशन है, हीट है, बर्निंग है, इन सब सोर्सेस से कार्बन क्या होगा, CO2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाता है और वापस से किसी न किसी फॉर्म में लैंड पे आएगा, और फिर से फोटोसिंथेसिस के थ्रू वापस इस सिस्टम में चला जाता है। तो इस तरीके से कार्बन का जो इनकमिंग और आउटगोइंग सिस्टम में है, एटमॉस्फेयर में है, वो चलता रहता है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन जानते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में लगभग 79% प्रेजेंट होता है। तो लाइटनिंग है, थंडर है, इनके थ्रू जो होता है इसका फिक्सेशन होता है। उसके अलावा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, अदर बैक्टीरिया जो कि अमोनिफिकेशन, एसिमुलेशन, नाइट्रिफिकेशन ये सब करते हैं। इन प्रोसेस के थ्रू जो ग्राउंड है उस पर फिक्स हो जाएगा नाइट्रोजन, और उसको प्लांट यूज करेंगे, और प्लांट के थ्रू ये पूरा हमारे इकोसिस्टम में फैल जाएगा। फिर जो बचा हुआ है उसको डिनाइट्रीफाई करना भी अगर वापस गैस के फॉर्म में, तो डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया प्रेजेंस से फिर से होगा और ये गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे, तो यहाँ पर मैं डिटेल नहीं कर रहा हूँ इसीलिए। नेक्स्ट, सल्फर साइकिल। जैसा कि हम जानते हैं ये क्या सेडिमेंट्री साइकिल है। तो सेडिमेंट जो है एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन जहां भी होगा वो लीचिंग होकर कंप्लीटली क्या आएगा, ऑर्गेनिक फॉर्म में, और ऑर्गेनिक फॉर्म से सल्फेट्स के फॉर्म में आएगा, जो डिफरेंट फॉर्म बनेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर ढेर सारी प्रोसेस होगी जो प्लांट अपटेक करेंगे। प्लांट अपटेक करने के बाद में ये हमारे एटमॉस्फेयर में कंप्लीट जाएगा, और वापस फिर से डीके होने के बाद में प्लांट और एनिमल के जो जितने भी रेसिड्यूज हैं उनके थ्रू वापस ये एनिमल में, वापस ये ग्राउंड्स में चला जाएगा। तो ये साइकिल जो है कंप्लीटली हमारा चलता रहेगा इस तरीके से। नेक्स्ट, फास्फोरस साइकिल भी सिमिलर है सल्फर साइकिल के, कि एनिमल और प्लांट्स के रेसिड्यूज हैं वहां पर आएंगे जिनमें जो भी डिकेइंग और लीचिंग होगा, फिर ये डिफरेंट फॉर्म में जाएंगे जो कि प्लांट्स के थ्रू वापस जो है साइकिल पे चले जाएंगे। तो ये साइकिल कंप्लीटली कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कंट्रोलिंग ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की जो फंक्शनिंग है वो कैसे कंट्रोल होती है। तो यहाँ पर दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है बॉटम अप और दूसरा होता है टॉप डाउन। बॉटम अप मीन्स हम यहाँ पर चीजों को, जो भी फैक्टर्स हैं उसको बॉटम के लेवल से कंट्रोल करते हैं और वो अपर लेवल तक जाके कंट्रोल हो जाती हैं।
और टॉप डाउन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम टॉप प्रेडेटर या जो भी टॉप पर एनिमल होता है कंज्यूमर, उसके लेवल से इस चीजों को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। तो सबसे लोवेस्ट लेवल प्रोड्यूसर तक जो होते हैं वहां तक का कंट्रोलिंग हमको दिखाई पड़ता है। कैसे इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। बॉटम अप कंट्रोल। बॉटम कंट्रोल की बात करें तो इसे हम देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट में सनलाइट है और सनलाइट जो है फाइटोप्लैंक्टन लेके एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं बॉटम अप इफेक्ट। अब सपोज अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे सनलाइट कम दी या ऐसे फैक्टर्स दी जिससे कि प्रोडक्शन इनका ओवरऑल कम हो रहा है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स के नंबर भी कम होंगे और साथ ही साथ जो ओवरऑल प्रोडक्शन है उनकी क्वांटिटी, फोटोसिंथेसिस, वो भी कम होगा। तो ग्राफ से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर डिक्लाइनिंग शो कर रहा है। और इकोलॉजी में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिंपली सिर्फ डायरेक्टली ग्राफ के बेसिस में ही आंसर निकालने के लिए दिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हर साल आते हैं ऐसे, आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तो ये एरो डिक्लाइनिंग शो कर रहा है, मींस फाइटोप्लैंक्टन के नंबर्स और ओवरऑल जो क्वांटिटी प्रोडक्शन की है वो कम हो गई। अब इस पे डिपेंडेंट है कौन? जू प्लैंक्टन। जब जू प्लैंक्टन को क्वांटिटी इनफ नहीं मिलेगी खाने की, तो वहां पर इनके भी नंबर्स में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। जब डिक्लाइन देखने को मिलेगा तो यहाँ पर देखिए रेशियो डिक्रीज हो रहा है। फिर फोरेज फिश जो डिपेंडेंट किस पे है? जू प्लैंक्टन पे। अब जब फोरेज फिश को भी फूड नहीं मिलेगा तो इनकी नंबर्स जो है वो भी कम होते जाएंगे और ऐसे करते करते टॉप प्रेडेटर्स जो हैं इनको भी फूड अवेलेबल नहीं होगा। तो कंपटीशन का फैक्टर रहेगा और जो अपने आप को कम्पीट कर पाएगा वो लाइव रहेंगे, बाकी सब डेड हो जाएंगे। तो सारे लेवल पे हम देखेंगे अगर जो प्रोड्यूसर्स उसकी कमी आई तो सभी का लेवल जो है डाउन हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि नीचे के जो प्रोड्यूसर्स का लेवल था, बॉटम लेवल था, इससे हमने चीजों को कंट्रोल किया और सारा सिस्टम हमारा ऊपर तक कंट्रोल हो गया। इसी कहते हैं बॉटम अप कंट्रोल। नेक्स्ट है टॉप डाउन कंट्रोल। टॉप डाउन की बात करेंगे तो हमने सेम सिस्टम फिर से लिया। अब हम बात करते हैं प्रेडेटर्स यानी टॉप कंज्यूमर जो इस लेवल पे प्रेजेंट है उनकी। टॉप कंज्यूमर में प्रेडेटर्स में बड़ी बड़ी फिश हैं। अब ये फिश हैं, अगर इनके नंबर्स को हम कम कर दें, सिस्टम से निकाल दें, तो ये जिन पर जो है फोरेज करती हैं, जिन पर डिपेंडेंट है फूड के लिए, फोरेजिंग फिश के लिए, तो इन पर क्या है, संख्या जो है प्रेडेटर्स की कम हो जाएगी और संख्या जब कम होगी तो फोरेजिंग फिश जो है इनकी नंबर्स बढ़ जाएंगे। जब फोरेजिंग फिश बढ़ेगा तो जू प्लैंक्टन्स के नंबर कम हो जाएंगे क्योंकि जो फिश है वो ज्यादा हो जाएंगी, जू प्लैंक्टन को पूरा ईट अप करके खत्म कर देंगी। फिर फाइटोप्लैंक्टन, क्योंकि अब जू प्लैंक्टन की संख्या क्या हो रही है, देखिए यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। जब डिक्रीज हो रहा है तो आप देख सकते हैं उसके बाद में फिर फाइटोप्लैंक्टन के नंबर जो हैं धीरे से फिर से इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये जो ग्राफ है डिक्लाइन हुआ, फिर नेक्स्ट लेवल पे इंक्रीज, फिर से डिक्रीज और इंक्रीज। तो ये चीजें हमको समझ में आनी चाहिए यहाँ से। तो ये हमारा टॉप डाउन कंट्रोल की प्रेडेटर्स के लेवल से हमने पूरे बॉटम लेवल तक चीजों को कंट्रोल किया। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। जैसे हम जानते हैं इकोसिस्टम की बात करें तो नेचुरल हो सकता है, एक्वेटिक हो सकता है और साथ ही साथ हमारा आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल की बात करेंगे तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम, ये तीन टाइप के इकोसिस्टम को हमको मिल सकते हैं। नेक्स्ट है एक्वेटिक। तो एक्वेटिक की बात करेंगे अगर हम, तो एक्वेटिक में लैंटिक एंड लोटिक दो टाइप की चीजें देखने को मिलती हैं। तो लोटिक की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, हमारा रिवर आएगा जिसमें कि पानी हमारा कंटिन्यूअस फ्लो में रहता, बहता रहता है। और लैंटिक की बात करेंगे तो लेक एंड पॉन्ड जिसमें कि पानी जो है रुका हुआ रहता है। फिर आर्टिफिशियल की बात करेंगे तो एक्वेरियम और क्रॉपलैंड, ये तो सिस्टम हमारे आएंगे जो कि मैन मेड होते हैं। नेक्स्ट फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट में हम देखेंगे ये सिस्टम डिस्कस हम लोग किया था लास्ट वीडियो में, तो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं ज्यादा उसके बारे में, बस ये कि डायग्राम में हम समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट का सिस्टम कैसा होता है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये अफ्रीकन सवाना का डायग्राम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े मैदान होते हैं, ग्रासेस काफी होती हैं और ग्रासेस की वजह से जो ग्रास एनिमल्स होते हैं वो ज्यादा देखने को मिलेंगे और यही वजह है इनकी डाइवर्सिटी की भी। नेक्स्ट है डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट में हम देखेंगे कि प्लांट्स या प्रोड्यूसर जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं, तो इसके वजह से जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो भी कम होंगे और सेकेंडरी कंज्यूमर भी कम होंगे, साथ में फिर पूरा एक्सकेवेंजर। तो इस तरीके से ये सिस्टम बहुत ही छोटा होता है और डाइवर्सिटी कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट एक्वेटिक की फिर से बात करते हैं। तो एक्वेटिक में डिस्कस किया कि लैंटिक और लोटिक दो तरीके से हो सकता है। तो जो लोटिक सिस्टम है इसमें रिवर या रनिंग वाटर आएगा और लैंटिक की बात करेंगे तो लेक या पॉन्ड आएगा जिसमें रुका हुआ पानी। इसके अलावा हम क्लासिफाई कर सकते हैं फिर से फ्रेश वाटर, साल्टी वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। तो फ्रेश वाटर तो हमारा रिवर का वाटर हो गया, सॉल्टी यानी कि ओशियन का वाटर, और ब्रैकिश वाटर मतलब क्या होगा, ये मीडियम रेंज का इसमें
जो सॉल्ट रहता है वो रहता है। जैसे ओशन की बात करें तो बहुत सॉल्टी होता है और रिवर की बात करें तो बिल्कुल ये नॉर्मल होता है। तो ये एस्चुरीज होती हैं, इनका जो वाटर कंटेंट है इसमें हम सॉल्ट को चेक करेंगे तो मीडियम रेंज का होता है, यानी कि रिवर से थोड़ा ज्यादा और ओशियन से थोड़ा कम। इसी को हम कहते हैं ब्रैकिश वाटर, जो मिलेगा हमको एस्चुरी में। नेक्स्ट करते हैं मेरीन इकोसिस्टम के बारे में। तो जब भी हमको अगर स्टडी करना है तो पहले हम उसके एरिया को देखते हैं। सबसे पहला इंटरटाइडल जोन, जहां पर लहरें लगातार आती जाती रहेंगी। कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और साथ में नीचे ये डीप एरिया। अब पानी की बात करें तो पानी को हम यहाँ पर नेराइटिक जोन और ओशियनिक जोन दो में बांटेंगे, जिसको डेप्थ के अगर हम आधार पे बांटेंगे तो दो रीजन में बांटेंगे, एक होगा फोटिक और एक होगा एफोटिक। फोटिक जो होगा यहाँ पर लाइट पेनिट्रेट कर सकती है, तो पेनिट्रेट करने की वजह से यहाँ फोटोसिंथेसिस होगा। तो टॉप लेवल से अगर हम देखें तो एपी पेलाजिक रीजन कहलाएगा, वो 200 से 0 से लेके 200 मीटर तक की डेप्थ तक हो सकता है। और यहाँ अगर प्लांट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस होता है, तो इनमें P/R का रेशियो जो होता है वो मोर देन 1 आता है। फिर बात करते हैं एफोटिक जोन। एफोटिक जोन में मीजोपेलाजिक और बैथीपेलाजिक दो रीजन आते हैं, क्योंकि ये थोड़े गहराई में होते हैं। इसे देख रहे हैं 200 से लेके 1000 मीटर की गहराई है, और बैथीपेलाजिक मोर देन 1000 मीटर। तो डेप्थ ज्यादा होने की वजह से सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती और यहाँ फोटोसिंथेसिस बहुत कम मात्रा में या रेयरली हो पाता है। फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट। अब ये क्या चीज है? जैसे हमने सभी ने क्रेटर देखा होगा, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी जो होता है वो लैंड पे होता है, और यहाँ पर जमीन के अंदर जो चीजें होती हैं उसको हम हाइड्रोथर्मल वेंट कहते हैं। तो जैसा ज्वालामुखी में होता है कि बहुत सारी चीजें अंदर इकट्ठा होती हैं और मैग्मा लगातार गर्म होते पिघलता होगा, अंदर प्रेशर बनाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये फूट के पूरा पूरा लावा बाहर निकल जाता है। सेम सिस्टम यहाँ भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, तो जितने पार्टिकल्स हैं जो थोड़े सॉलिड हैं वो तुरंत यहाँ पर डिफ्यूज आउट हो जाएंगे, और साथ में जो पार्टिकल्स के साथ में निकले हैं आयरन के कंपाउंड, मैग्नीज और साथ में मीथेन, H2S, CO2 हमको देखने को मिलेगा, और सबको मिलाकर एक ब्लैक स्मोक जो हमको देखने को मिलता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि हाइड्रोथर्मल वेंट जो डीप में रहता है वहीं कहीं पर पहले जीव की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन के थ्योरीज में। तो ये वही हाइड्रोथर्मल वेंट है। नेक्स्ट है एस्चुरीज। एस्चुरीज क्या होता है? ट्रांजिशन जोन बिटवीन रिवर एंड ओशियन। जहां पर देख रहे हैं हम कि रिवर एंड हो रही है और ओशियन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का एक ऐसा जोन होता है जहां पर थोड़ी मात्रा में रिवर है, थोड़ी मात्रा में ओशियन है, इसे हम कहेंगे एस्चुरी। अब एस्चुरी के बीच में देखेंगे छोटे छोटे डेल्टा हमको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये डेल्टा क्या चीज है? जितना भी हमारा ये रिवर का एरिया है, ये पूरा पूरा सेडिमेंट अपने साथ बहा के लेके आती है। तो सेडिमेंट कुछ कुछ जगह पर पैच पैच में जम जाते हैं, और जमने के बाद में क्योंकि इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होता है तो ये काफी प्रोडक्टिव होते हैं। तो अगर ये लहर के साथ नहीं बह रहे हैं तो सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, तो वहां पर डेल्टा हमको बनता है। फिर डायग्राम्स देखते हैं डेल्टा क्या चीज है। देखिए अलग अलग सोर्स से रिवर्स जो है आ रही हैं ओशन के लिए, और बीच बीच में यहाँ पर देखिए जो सेडिमेंट्स है पूरा वो जमा हुआ है, तो ये हमारा डेल्टा है। नेक्स्ट लेक वाटर सिस्टम। लेक वाटर सिस्टम की बात करेंगे तो इसको भी हम जो है अलग अलग रीजन में बांटते हैं। किनारे का जो एरिया होगा लिटोरल जोन एंड लाइमेटिक जोन जो बीच का होगा। अब डेप्थ की बात करें तो डेप्थ में फोटिक और एफोटिक, यहाँ भी दो रीजन होंगे। फोटिक की बात करें तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के थ्रू होगा, क्योंकि लाइट अच्छी होती है और आसानी से लाइट पेनिट्रेट कर सकती है। तो P/R का रेशियो जो है मोर देन 1 का रहेगा। तो ये शो करता है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा रहेगा। लेकिन नीचे की लेयर की बात करें अगर हम, तो प्रोफंडस जोन और बैथिक जोन की बात करें तो फोटोसिंथेसिस कम मात्रा में होगा, क्योंकि लाइट ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, और इसी की वजह से ज्यादातर रेस्पिरेशन यहाँ पर होगा। P/R का रेशियो लेस देन 1 देखने को मिलता है, तो ये डिनोट करता है रेस्पिरेशन को। नेक्स्ट थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लैंटिक स्टील सिस्टम। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन कैसे होता है? हम बात करते हैं चार डायग्राम से। सपोज हम माने कि विंटर कंडीशन है, तो विंटर में हम देखते हैं कि झील वगैरह जो होती है वो पूरी जम जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो टेम्परेचर दिख रहा है टॉप से लेके पूरा बेंथिक तक, तो 0, 2, 4, 4, तो दो वेरिएशन थोड़ा सा देखने को हमको मिल रहा है। अब सपोज माने कि स्प्रिंग का टाइम आया, जब स्प्रिंग का टाइम आया तो हवाएं चली और ये जो बर्फ थी वो पिघल गई। बर्फ के पिघलने के बाद में ओवरऑल जब लहरें बनेंगी तो क्या होगा, वाटर की मिक्सिंग। तो टेम्परेचर का जो ग्रेडियंट बन रहा था पहले 0 से लेके 4 तक का, अब वो ग्रेडियंट देखिए नहीं बन रहा है। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सेम टेम्परेचर सब जगह देखने को मिलेगा। अब अगर गर्मी का टाइम आ जाए तो गर्मी में क्या होगा, अपर सरफेस में लाइट पड़ेंगी जिससे वाटर थोड़ा
हॉट हो जाएगा और हॉट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ग्रेजुअली बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इस साथ में देख रहे हैं कि 22 से 20 लगभग 4 डिग्री तक टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 3 लेयर्स बन जाती हैं, एपिलिम्नियन, थर्मोक्लाइन एंड हाइपोलिम्नियन। इसके बाद जब भी वापस आएगा रेनी सीजन, तो रेनी सीजन फिर से क्या होगा, लगातार वाटर की मिक्सिंग होगी, इसलिए टेम्परेचर में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, ग्रेडेशन देखने को मिलता है लेयर्स का, वो देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इसमें देख सकते हैं कि रेड, ब्लू एंड डार्क पर्पल 3 कलर जो शो किए गए हैं, यहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन शो कर रहा है। अगर रेड रीजन है इसका मतलब इस एरिया में डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा है, फिर मीडियम रेंज, और जहां पर्पल है वहां पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन की जो हमने बात की, इसको लेयर बाय लेयर समझ लेते हैं। एपिलिम्नियन का जो रीजन होता है ये अपर है, जैसे मैंने बताया कि धूप पड़ेगी तो यहाँ का वाटर क्या होगा, थोड़ा सा वार्म रहेगा, और वार्म होने के बाद में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा। उसके बाद उसके नीचे का लेयर आता है थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन को मेटालिम्नियन भी बोला जाता है, और ये सेपरेटिंग लेयर होती है जो कि एपिलिम्नियन और हाइपोलिम्नियन दोनों को ही अलग करने का काम करती है। और नीचे का जो रीजन होता है वो हाइपोलिम्नियन, क्योंकि ये बॉटम का लेयर होता है, टेम्परेचर यहाँ कम रहता है हमेशा, लाइट डिपेंडेंट कम करती है, तो थोड़ा सा हमको जो वाटर टेम्परेचर है देखने को कम ही मिलेगा और ठंडा रहेगा वाटर यहाँ का। नेक्स्ट वेटलैंड्स। वेटलैंड्स क्या चीजें होती हैं, ये एक टाइप का इकोसिस्टम है जो कि फ्लडेड बाई वाटर, लगातार यहाँ पानी मौजूद रहेगा, या तो सीजनली बारिश की वजह से या परमानेंटली किसी सोर्स से। तो इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें कि मार्सेस। मार्सेस क्या है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, हमने आसपास में देखा होगा, ऐसा पानी की जगह रहेगी, बीच बीच में थोड़े मैदान रहेंगे और सिर्फ यहाँ पर ग्रासेस देखने को मिलेंगी। तो जहां पर ग्रासेस का डोमिनेंस होगा उसको हम मार्सेस कहेंगे। स्वैम्स। स्वैम्स और मार्सेस दोनों सेम चीज है। स्वैम्स की खासियत ये होती है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि लैंड के बाद में एक टिपिकल रीजन है जहाँ पर कंप्लीटली पानी हमको देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, जब बात की थी मार्सेस की, तो मार्सेस में ग्रासेस देखने को मिलती थी, यहाँ पर हमको बड़े बड़े ट्रीज देखने को मिलेंगे। तो दोनों बेसिक डिफरेंस जो है, वहां पर हब्स देखने को मिलेंगी, यहाँ पर ट्री देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बॉग और बॉगलैंड। यहाँ पर स्फैग्नम जो मॉसेस होती हैं, ब्रायोफाइटा के जो मेंबर्स होते हैं, वो देखने को ज्यादा मिलेंगे, और उन्हीं का जो मैटर्स है यहाँ पर लगातार इकट्ठा होता जाएगा। अदर नेम्स इसके दिए गए हैं लाइक मायर, मॉसेस, क्वैगमायर, मस्केच। और ये सॉइल जो होती है वो एसिडिक होती है और न्यूट्रिएंट लो होती है। तो ये है हमारा बॉग। फेंस। एल्केलाइन मायास जो होते हैं उसको हम फेंस कहते हैं। यहाँ भी क्या होगा, मॉसेस की ज्यादा संख्या देखने को मिलेगी, सेजेस हैं, रसेस हैं, सर्फ्स देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं तो बीच में छोटे छोटे तालाब या छोटी छोटी जो झील है हमको देखने को मिल सकती है, और ये कार्बन सोर्स काम सिंक जैसा काम कर सकते हैं। बायोम की बात करते हैं। बायोम क्या है, मेजर लाइफ जोन्स होते हैं, और ये लार्जेस्ट जियोग्राफिक बायोटिक यूनिट होती है। जब हमने पढ़ा था इंडिविजुअल से लेके बायोस्फीयर तक पूरा पूरा, तो वहां पर सबसे बड़ी यूनिट जो होती है हमारी बायोम्स होती है। बायोम्स क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में प्लांट्स और एनिमल जो साथ में रह रहे हैं, तो उसको लाइफ फॉर्म्स को हम जो है बायोम्स कहेंगे। इसमें दो टाइप के वेरिएशन देखने को मिलेगा। जो भी डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट वेजिटेशन के टाइप पे जो होता है, उस पे हम इसको नेमिंग करते हैं। जैसे सपोज ग्रासेस ज्यादा हैं तो हम उसको ग्रासलैंड सिस्टम कहेंगे। कोनिफर्स या बड़े प्लांट्स हैं तो हम उसको जो है फॉरेस्ट कहेंगे, कोनिफर के या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो जैसा डोमिनेशन टाइप होगा प्लांट्स का, वैसा इसका नेमिंग किया जाता है। और एग्जाम्पल जैसे एशिया के, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका के जितने बायोम्स है वहां हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इसका मेजर बायोम्स का जो क्लासिफिकेशन है, तो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि मीन एनुअल टेम्परेचर यहाँ पर दिख रहा है, और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इसका एक मैंने चार्ट बना के दिया हुआ है, ये चार्ट हमारे लिए बहुत काम का है, तो इस चार्ट को आपको याद रखना होगा, जिसमें नेम ऑफ बायोम, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेसिपिटेशन पर ईयर इन सेंटीमीटर, और टेम्परेचर। इस टुंड्रा की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, आर्कटिक और एल्पाइन, यानी कि पूरा का पूरा जो बर्फीला इलाका है वहां होगा। प्रेसिपिटेशन बहुत कम है, देखिए 20 to 60 सेंटीमीटर पर ईयर, और टेम्परेचर बहुत ही लो। डेजर्ट की बात करेंगे तो नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड में होगा, मोर देन 30 सेंटीमीटर का इनका प्रेसिपिटेशन। और -50, अगर ये गर्म है तो 50 डिग्री तक हो सकता है मैक्सिमम टेम्परेचर, और -30 तक टेम्परेचर इनका जा सकता है देखने के लिए।
फिर बात करते हैं सवाना की। सवाना इक्वेटोरियल सब इक्वेटोरियल में पाया जाएगा, जहाँ पर 30 to 50 प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। एवरेज टेम्परेचर 24-29 डिग्री। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि इक्वेटोरियल सब इक्वेटोरियल रीजन में पाया जाएगा, 200 से लेके 400 तक यहाँ पर देखने को मिलता है। 25 to 29 टेम्परेचर है। टैगा बायोम जो कि 50 to 60 नॉर्थ लैटिट्यूड में मिलेगा और 40 to 100 सेंटीमीटर पर ईयर प्रेसिपिटेशन है। विंटर्स में टेम्परेचर 0 से भी कम और समर्स में 30 से ज्यादा हो सकता है। फिर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट जिसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है 25 to 50 डिग्री में मिलेगा। प्रेसिपिटेशन 75 to 150, -30 डिग्री टेम्परेचर से +30 देखने को मिल सकता है। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट 40 to 60 डिग्री नॉर्थ और प्रेसिपिटेशन देखिए यहाँ भी है 200 से लेके 350 का रेंज है। 20 डिग्री टेम्परेचर एवरेज है। और ट्रॉपिकल टेम्परेट ग्रासलैंड जो कि हमारे कई रीजन में देखने को मिलते हैं, 50 to 90 डिग्री यहाँ पर 90 सेंटीमीटर पर ईयर प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा। टेम्परेचर -20 से 30 तक देखने को मिल सकता है। तो ये जो डाटा है ये हमको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन के बेसिस पे आ चुके हैं, हो सकता है आगे भी आ जाए। अब बात करते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड के टाइप्स। तो यहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करेंगे तो पैम्पस बात करते हैं। पैम्पस क्या है? साउथ अमेरिकी रीजन में पाया जाता है जो कि ग्रासलैंड का बायोम है और ये फ्लैट सरफेस होती हैं और इनमें क्या होता है, स्लोपी एरिया होता है। स्लोप इनमें देखने को हमको मिलता है, तो खासकर साउथ अमेरिका और नॉर्दर्न चिली के इलाके में देखने को ये मिलेंगे। फिर होते हैं वेल्ड, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, साउदर्न अफ्रीका, वहां के लोग लगातार जो कई जमाने से खेती करते आ रहे हैं फार्मलैंड, उसको वो लोग जो है वेल्ड नेचुरली कहते हैं। प्रेरीज जो होती हैं ये भी इकोसिस्टम का टाइप है, ये भी ग्रासलैंड ही है टेम्परेट का, जो कि लिमिटेड होता है मोस्टली नॉर्थ अमेरिका में। और यहाँ पर जो होता है इसके अलावा कनाडा का इलाका जो है, यूएस का, मैक्सिको, यहाँ भी देखने को हमको मिलेगा। साथ ही साथ स्टेपी जो है भी ग्रासलैंड है जो कि 5000 मील में फैला हुआ होता है और जो एरिया है वो हंगरी, यूक्रेन, सेंट्रल एशिया एंड मंचूरिया यहाँ पर देखने को हमको मिलेगा। क्लाइमेट एंड वेदर, अगर हम बात करें वेदर, शॉर्ट टर्म चेंजेस जो भी होते हैं मौसम में उसको हम वेदर या मौसम कहते हैं। और अगर कोई भी कंडीशन लॉन्ग टर्म के लिए होती है जो भी है तो उसको हम बोलेंगे क्लाइमेट। जैसा हिली एरिया में अगर हम जाते हैं तो वहां लगातार क्या होता है, ठंड का मौसम होता है और ठंड का मौसम होने की वजह से ही वहां पर क्या होती हैं चीजें, लगातार एक समान टेम्परेचर बना हुआ रहता है, तो उसको हम कहेंगे क्लाइमेट। अब देखते हैं ये चेंजेस क्यों होते हैं। तो ये माना हमारा अर्थ है, अर्थ को हम अगर 20 से डिवाइड करें इक्वेटर से तो हमारा नॉर्थ एंड साउथ दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब नॉर्थ की बात करें 20 डिग्री एंड हाफ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। इक्वेटर को हम भूमध्य रेखा बोलेंगे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को, जो कि साउथ पोल में है हमारे साउथ रीजन में, मकर रेखा। तो यहाँ पर जो रेडिएशन हम देखेंगे तो इक्वेटर के रीजन पे सोलर रेडिएशन देखिए डायरेक्ट पड़ रहा है और इसी वजह से इस एरिया में हमारा इंडिया जो आता है यहाँ पर जो लाइट है ज्यादा पड़ता है और हमारी जो मौसम है वो लगातार गर्म रहता है, तो हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। फिर दूसरा बात करते हैं 60 डिग्री नॉर्थ की। तो यहाँ पर देखिए लाइट जो सोलर रेडिएशन है वो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, ऑब्लिक सेक्शन में है, इसी की वजह से इंटेंसिटी इसकी कम हो जाती है और मौसम यहाँ पर ठंडा देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस ग्राफ में टेम्परेचर देख रहे हैं तो ये हमारा मिनिमम मीन टेम्परेचर का ग्राफ है और ये मैक्सिमम टेम्परेचर ग्राफ है। तो हम देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम मीन टेम्परेचर यहाँ पर लगभग -10 से भी नीचे आ चुका है और मैक्सिमम ग्राफ देखेंगे तो लगभग ये 0 के पास ही है हमारा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू फिर इसके लिए। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट में मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 लेक के ऊपर है, एक और 1 and 2, जिसमें हमको टॉप डाउन इफेक्ट का स्टडी करना है और उसके आंसर निकालने हैं, और दूसरा एफिशिएंसी के ऊपर है। तो आप सॉल्व करें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में इनके आंसर जरूर लिखें। सो थैंक यू।